पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबर्द आज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। चांद आखिरी क्वार्टर में था, इसलिए कहीं सुबह शादी के वक्त जाकर नजर आता, और वो भी इतना बारीक कि अंधेरे के खिलाफ कोई फायदा न देता। मेरी नजरें सिर्फ जमीन पर नहीं गड़ी थी, गाहे गाहे मैं दाएं बाएं बुलंदियों की तरफ भी नजरें घुमा लेता ताकि दुश्मन की किसी पोस्ट के करीब से गुजरते हुए ज्यादा एहतियात करूं। सादा मोबाइल की बारीक और फीकी रोशनी की मदद से ही मैं चल रहा था, और जहां इंडियन पोस्ट की झलक नजर आती मैं टॉर्च बंद करके वो नाकाफी रोशनी भी बुझा देता। मगर ये एहतियात ज्यादा देर काम न आई। उस वक्त मैं घनी झाड़ियों के दरमियान से गुजर रहा था, इसलिए बेफिक्री से टॉर्च जलाई हुई थी। यकीनन इतनी घनी झाड़ियों से मध्यम रोशनी कहीं दूर से नहीं देखी जा सकती थी, लेकिन जब किस्मत में खारी लिखी हो तो बहाना कोई भी बन सकता है। एकदम झाड़ियों का सिलसिला खत्म हुआ। आगे नाला साफ था और झाड़ियों के हयूले नजर नहीं आ रहे थे। बाएं हाथ 50-60 गज की बुलंदी पर रोशनी दिखाई दी, जो यकीनन दुश्मन की पोस्ट थी। मैंने दबे कदमों आगे निकल जाना चाहा, लेकिन मान 2-3 कुत्ते नमूदार हुए और एक साथ भौंकने लगे। कुत्तों का भौंकना इतना अनोखा नहीं होता कि किसी भी आवारा जानवर को देखकर ये भौंकना शुरू कर देते हैं, और पोस्टों पर मौजूद कुत्तों का शब भर यही खेल होता है। मगर 3 अदद कुत्तों ने जब मुझ पर चढ़ाई की कोशिश की तो मुझे पत्थर उठाने को झुकना पड़ा, और बदकिस्मती के उसी वक्त पोस्ट की तरफ से बड़ी टॉर्च चमकी। मैं फौरन जमीन बोस हो गया। दरमियानी सी झाड़ी की आड़ भी मैसर आ गई थी, मगर बदकिस्मती ये थी कि कुत्तों को दिलपसंद मशगला हाथ आ गया था। कमबख्तों ने वो शोर मचाया कि कानों के पर्दे फटने वाले हो गए थे। मैंने 2-3 मरतबा धीमी आवाज में हुशकारा लिया, लेकिन उनके कानों पर जूं भी न रेंगी। लेटे लेटे छोटा सा पत्थर उठाकर उन्हें डराना चाहा, पर कामयाबी न मिली। संतरी बादशाह ने भी कसम खाई थी कि कुत्तों के भौंकने की वजह मालूम करके ही रहेगा। बदबख्त ने तेज टॉर्च उस समत रोशन किए रखी। 3 कुत्तों में निस्बतन जसीम कुत्ता तो बार बार करीब आने की कोशिश करता और मेरे हाथ लहराने पर हल्का सा पीछे हो जाता। उस वक्त एक साइलेंसर लगे पिस्तौल के अलावा मेरे पास कोई हथियार भी मौजूद नहीं था। बड़े कुत्ते की जारहियत में मुसलसल इजाफा होते देखकर मुझे डर हुआ कि कहीं वो हमला ही न कर दे। मैंने खतरा मोल लेते हुए पिस्तौल निकालकर लेटे लेटे हाथ सीधा किया और 2 बार लबलबी दबा दी। कुत्ता खरखराता हुआ नीचे गिरा। बाकी दोनों कुत्ते च्यों च्यों करते हुए डर कर वापस मुड़ गए। कुत्तों के भौंकने की आवाज में साइलेंसर लगे पिस्तौल की ठक किसी को सुनाई नहीं दे सकती थी। अलबत्ता कुत्ते का एकदम चुप हो जाना और बाकी कुत्तों का डर कर भागना जरूर शक में डालने वाला था। गो हलाक होने वाला कुत्ता भी झाड़ी की आड़ ही में गिरा था और पोस्ट से नजर नहीं आ सकता था। उसके बावजूद मैं ज़हनी तौर पर दुश्मन के किसी भी रद्द अमल के लिए तैयार था। मगर खैरियत गुजरी और टॉर्च बुझ गई। शायद संतरी को कुत्तों की तादाद का सही अंदाजा नहीं हो सका था। खैर कुछ भी था, मैं ज्यादा देर वहां लेटा नहीं रह सकता था। कुत्तों की कोई और टोली भी मुसीबत खड़ी करने वहां पहुंच सकती थी। रोशनी बुझने के चंद मिनट के बाद मैं बंदर चाल चलता हुआ झाड़ी की आड़ से निकला और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दुश्मन के इलाके में छुपकर हरकत करने के लिए हरकत करने के कुछ मखसूस तरीके बताए जाते हैं, जिन्हें जंगी चालें कहते हैं। बंदर चाल में पांव के बल पर बैठे बैठे आगे बढ़ना होता है। यूं कि एक हाथ से जमीन टटोली जाती है ताकि पांव के नीचे कोई ऐसी चीज ना आ जाए जिससे आवाज पैदा होकर दुश्मन को चौकन्ना करने का बायस बने। पोस्ट के सामने 40-50 गज का इलाका ही खतरनाक था। उसके बाद 2-3 दरमियानी चट्टानें मौजूद थीं और फिर छिदरी छिदरी झाड़ियां शुरू हो जाती थीं। ये तमाम जायजा मैं उस वक्त ले चुका था जब कुत्तों के भौंकने के वक्त संतरी ने उस जानिब रोशनी की थी। 10-15 गज तक तो खैरियत रही। उसके बाद अचानक ही पूरा नाला रोशनी में नहा गया।
मैं एक लम्हे को तो सुन हो गया था, मगर अगले ही लम्हे जकंद भरी और बिजली किसी तेजी से करीबी पत्थर की तरफ लपका जो मुझसे 15-20 गज दूर पड़ा था। 2-3 गज पहले ही मैंने पानी में कूदने के अंदाज में लंबी छलांग लगाई और संगलाख जमीन पर लुढ़कता हुआ पत्थर के अकब में पहुंच गया। उस वक्त जैसे कयामत सुगरा बपा हो गई थी। तड़तड़ाहट की तेज आवाज गूंजी, मगर मैं वक्ती तौर पर महफूज था। अगर लम्हे भर की भी देर हुई होती तो क्लैशनकोफ की गोलियां मुझे छलनी कर चुकी होती। बदबख्त ने पूरी मैगजीन ही खाली कर दी थी। इसी दौरान चीखो पुकार शुरू हो गई। हमला हो गया है, दुश्मन ने पोस्ट को घेरे में ले लिया है। पोस्ट के शुमाली जानिब विकर्स गरजने लगी। ये बात मेरे हक में जा रही थी कि दुश्मन समझ रहा था कि उन पर हमला हुआ है, वरना मेरे पास जो हथियार था उसकी कारगर रेंज 15-20 गज से ज्यादा नहीं थी और उसकी गोली पोस्ट तक ही नहीं जा सकती थी। मैं भाग निकलने की राह ढूंढने लगा। वहीं पड़ा रहता तो बेबस चूहे की तरह फंस जाता। जब पूरी पोस्ट जाग जाती तो उनके फायर के सामने भाग निकलना मुमकिन न था। इसी असना में किसी ने चीखते हुए संतरी को टॉर्च बुझाने का कहा, क्योंकि अगर वाकई पोस्ट पर हमला हो चुका था तो टॉर्च की रोशनी से दुश्मन को संतरी को निशाना बनाने में आसानी रहती। पत्थर पर होने वाला फायर लम्हा भर को रुका और साथ ही एकदम अंधेरा हो गया। तेज रोशनी के बाद तारीकी मामूल से ज्यादा ही महसूस होती है, लेकिन मैं बड़े पत्थरों की जगह और वहां तक पहुंचने के रास्ते के बारे में अंदाजा कर चुका था। फायर रुकते ही मैंने सुरत से पत्थर की आड़ छोड़ी और अगले पत्थर तक पहुंचा और वहां भी रुके बगैर छलांगे लगाता हुआ मजीद आगे बढ़ गया। उससे आगे झाड़ियां थीं। गो झाड़ियां गोलियों के सामने कोई रुकावट नहीं बनती, मगर नजरी आड़ मुहैया करती हैं। यूं कोई निशाना साध के फायर नहीं कर सकता था। उन लम्हों में वहीं रुके रहना निहायत बेवकूफ़ी थी। यकीनन इतनी देर में दुश्मन दूसरी पोस्टों से मदद मंगवाकर मुझे घेरने की कार्रवाई शुरू कर सकता था। मेरी तरफ से मुसलसल खामोशी इसी सोचने पर मजबूर कर सकती थी कि आखिर मैं फायर क्यों नहीं कर रहा। लम्हा भर पथरीली चट्टान के अकब में लेटकर मैंने आगे का लाह अमल सोचा और फिर घुटनों के बल चलता हुआ सूरत से उन झाड़ियों की तरफ बढ़ा। दुश्मन अब तक उस पत्थर पर फायर कर रहा था जहां मैंने सबसे पहले पनाह ली थी, लेकिन खतरा बहरहाल पहले ही की तरह मौजूद था कि गोलियों के ब्रस्ट फायर हो रहे थे और कोई भी भूली बिसरी गोली मेरी तरफ मुतवज्जे हो सकती थी। झाड़ियों की आड़ में आते ही मैं भाग पड़ा। कम से कम अब दुश्मन मुझ पर ताक कर निशाना नहीं लगा सकते थे। 20-25 कदम ही लिए थे कि ठोकर लगने से मैं औंधे मुंह गिरा। चेहरे के सामने हाथ टेक कर मैंने बमुश्किल चेहरे को पथरीली जमीन से टकराने से रोका था। वो कोई सड़क या सीधा रास्ता नहीं था कि मैं अंधेरे में बगैर रोशनी जलाए भाग सकता। उठकर मैंने मोबाइल फोन की मध्यम टॉर्च जलाई। उसकी मदद से मैं ठोकरें खाने से बच सकता था, वरना बैद नहीं था कि घुटना या टखना वगैरह तुड़वा बैठता। मैं तेज रफ्तारी से वहां से दूर होता गया। मेरा सांस बुरी तरह फूल गया था। 100-200 गज दूर आकर मैं दौड़ने की बजाय लंबे कदमों से आगे बढ़ने लगा। पोस्ट से 1.5-2 फरलांग के फासले पर मेरे सामने दो राह आ गया। दाएं हाथ जाने वाला नाला निस्बतन बुलंद होता दिखाई दे रहा था, जबकि दाएं वाला नाला नशेब की तरफ गामजन था। जिस नाले में मैं चलकर आ रहा था उसकी तह में पानी की पतली धार बह रही थी और दाएं वाले नाले से भी पानी की हल्की सी मिकदार आती दिखाई दे रही थी। उन दोनों नालों का पानी बाएं तरफ वाले नाले में इकट्ठा हो गया था। मैं लम्हा भर को उस जगह पर रुका और फिर बाईं जानिब वाला रास्ता मुंतखब करके उधर मुड़ गया। चढ़ाई चढ़ने से नशेब में उतरना ज्यादा मुनासिब था। मैंने जूं ही कदम बढ़ाए अचानक अकब में रोशनी नजर आई। मुड़कर देखा तो दूर झाड़ियों में टॉर्च की रोशनी झलक रही थी। मेरे कदमों में फिर तेजी आ गई थी। पानी नाले के दरमियान में बह रहा था। मैं बाईं जानिब पहाड़ी सिलसिले की जड़ में आगे बढ़ने लगा। गो एक बार सोचा जरूर था कि नाले की बजाय पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करूं, मगर एक तो थकन की वजह से हिम्मत न जता सका, दूसरा उस जगह चढ़ाई काफी मुश्किल और दुश्वार गुजार दिखाई दे रही थी। इसलिए तय किया कि आसान ढलान आने के बाद बुलंद होने की कोशिश करूंगा। नाले की उतराई फरलांग भर निहायत हमवार रही, मगर फिर सख्त नाहमवार हो गई। राह में बड़े बड़े गड्ढे नमूदार होने लगे। नाले की चौड़ाई भी सुकड़ने लगी थी। तब मुझे लगा कि मैंने चढ़ाई न चढ़कर गलती की थी, मगर अब फैसला मेरे हाथ से निकल गया था, क्योंकि उस जगह नाले के किनारे ऐसे सीधे हो गए थे कि कोह पैमाई के बगैर ऊपर चढ़ना मुमकिन न था और पीछे मुड़ने की गुंजाइश भी बाकी नहीं रही थी। मजबूरन मुझे नाले ही में आगे बढ़ना पड़ा। नाला बतदरीज तंग होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से चलने के लिए रास्ता बहुत कम बच रहा था और मुझे खतरा था कि आगे चलकर पानी में घुसना नागुज़ीर हो जाता। मैं इस सूरत हाल से पीछा छुड़ाने का सोच ही रहा था कि समातों में पानी गिरने की आवाज़ गूंजने लगी, यूं जैसे पानी बुलंदी से नीचे गिर रहा हो। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया शोर ज्यादा होता गया। मैं दिल ही दिल में नई मुसीबत का सामना करने को तैयार हो गया।
100-150 कदम लेने के बाद एकदम जमीन गायब हो गई थी और पानी 30-35 गज नीचे गिर रहा था। वो मकाम ऐसा था कि जहां से आगे बढ़ना निहायत दुश्वार था। वहां पीछे कुआं आगे खाई वाला मुहावरा बिल्कुल सादिक आ रहा था। मोबाइल फोन की मध्यम सी रोशनी में दाएं बाएं का जायजा लेने लगा। मैं नाले के बाएं जानिब मौजूद था। दाएं जानिब एक मजबूत तने वाला दरख्त मौजूद था जो नाले पर यूं झुका था कि उसकी शाखें बाएं तरफ की पहाड़ी के साथ टकरा रही थीं। उस दरख्त के अलावा कोई रास्ता मौजूद न था। मेरे पास रस्सी मौजूद थी मगर उसकी लंबाई कम थी। रस्सी, चाकू, छोटे दस्ते की कुल्हाड़ी वगैरह ऐसे लवाजिमात हैं जो स्नाइपर लाजमन अपने पास रखता है। इसके अलावा भी स्नाइपिंग का मखसूस सामान होता है मगर वो तब पास रखा जाता है जब स्नाइपर राइफल भी पास हो। मैंने 15-20 कदम पीछे चलकर ऐसी जगह तलाश की जहां से छलांग लगाकर मैं दूसरी जानिब पहुंच सकता था। वहां एक बड़ा पत्थर पड़ा था जो बिल्कुल साफ था। वो आधा पानी में डूबा हुआ था। नाले के मुखालिफ किनारे पर भी एक ऐसा ही पत्थर नजर आ रहा था। दोनों के दरमियान में करीबन 7-8 फुट का फासला था जहां से पानी निहायत जोर से गिर रहा था। उस पत्थर से छलांग लगाकर दूसरी जानिब यूं पहुंचना इतना आसान भी न था, वो भी ऐसी सूरत में। नीचे गिरने की सूरत में शायद तेज पानी मुझे नाले के कटाव तक संभलने का मौका ही न देता और अगर मैं वहां से 30-35 गज नीचे गहराई में गिर जाता तो शायद जिंदा बच जाता, मगर कोई ना कोई हड्डी पसली जरूर तुड़वा बैठता। पत्थर पर खड़े होकर मैंने पहले अपना बैग दूसरी जानिब फेंका कि ऐसी सूरत हाल में हल्का सा वजन भी बहुत ज्यादा महसूस होता है। गो 7-8 फुट इतना ज्यादा फासला नहीं था, मगर मसला ये था कि खड़े खड़े छलांग लगाना थी। अगर चंद कदम दौड़ने की थोड़ी सी भी गुंजाइश होती तो एक फौजी के लिए वो कोई फासला ही नहीं था। असॉल्ट कोर्स के दौरान हमें 9 फुट का गड्ढा, माँ, झूला और हथियार पार करना पड़ता था, मगर वो इसलिए आसान होता था कि दौड़कर छलांग लगाई जाती थी। पत्थर पर खड़े होकर मैंने पहले तो टॉर्च की रोशनी में दूसरे पत्थर का अच्छी तरह जायजा लिया। फिर मोबाइल जेब में डालकर मैंने जिस्म को तोला और कदम आगे बढ़ाकर पत्थर के बिल्कुल आखिरी किनारे पर पांव रखा और हवा में उछल गया। मेरे दोनों हाथ आगे को बढ़े हुए थे कि पत्थर तक न पहुंचने की सूरत में पत्थर के किनारे पर अपनी गिरफ्त जमा सकूं, मगर खैरियत गुजरी और मेरे पांव दूसरे पत्थर के ऊपर पड़े। मैंने फौरन झुककर तवाजुन बरकरार रखा कि वो पत्थर भी बिल्कुल साफ था। गहरा सांस लेकर मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और पत्थर से नीचे उतरकर बैग कंधों में पहन लिया। उसी वक्त मुझे टॉर्च की चमक दिखाई दी। यकीनन दुश्मन उस नाले में आगे बढ़ रहा था। चूंकि वो मुझे तलाश करते हुए आ रहे थे, इस वजह से उनकी रफ्तार निस्बतन कम थी। शायद वो दो राहे से 2 टोलियां बनकर तकसीम हो गए थे। मेरे कदमों में बिजली भर गई थी। दुश्मनों के वहां पहुंचने से पहले मुझे आगे बढ़ने या किसी मुनासिब जगह छुपने की तरकीब करना थी। दरख्त के तने तक मैं भागकर पहुंचा। वहां मोबाइल फोन कंटोप में उड़सकर मैं दरख्त के तने पर मोहतात अंदाज में ऊपर चढ़ने लगा। वो तना करीबन 40 डिग्री पर झुका हुआ था। तने से गुजरकर मैं शाखों तक पहुंचा और आगे बढ़ता गया। दरख्त की शाखें पहाड़ी की दूसरी दीवार तक तो पहुंच गई थी, मगर आगे रास्ता बंद था। दीवार बिल्कुल सीधी थी। वहां से पहाड़ के ऊपर चढ़ना मुमकिन था और ना जमीन के मुतवाजी आगे बढ़ना। अलबत्ता जिस जगह दरख्त की शाखें खत्म हो रही थीं, वहीं पहाड़ की दीवार के साथ एक और छोटा सा दरख्त मौजूद था, जिसके बिल्कुल साथ एक पत्थर की आगे की तरफ बढ़ी हुई चट्टान भी मौजूद थी। चट्टान के साथ फुट भर जगह ऐसी थी जहां पांव टिकाकर मुझे इतनी आड़ जरूर मैसर हो जाती कि दुश्मन के दिखाव से बच जाता। वहां दुश्मन मुझे उस दरख्त की शाखों तक पहुंचकर ही देख सकता था। मैं आगे बढ़ा, मगर मसला ये हो गया कि शाखें नरम होने की वजह से मेरे वजन से नीचे झुक रही थी और मेरा हाथ छोटे दरख्त तक नहीं पहुंच पा रहा था। लम्हा भर सोचकर मैंने अपने थैले से रस्सी निकाली और उसके एक सिरे से हल्का सा वजन बांधकर मैंने दरख्त के तने की तरफ उछाला। 1-2 बार नाकामी हुई, लेकिन तीसरी कोशिश में पत्थर दरख्त के तने के ऊपर से गुजारने में कामयाब हो गया। रस्सी को ढीला करने पर दूसरा सिरा भी सरकता हुआ मुझ तक पहुंच गया। वजन खोलकर मैंने दोनों सिरों को मिलाकर पकड़ा और पथरीली ढलवान पर पांव टेकता हुआ बुलंद होने लगा। अचानक तड़तड़ाहट की बुलंद आवाज उभरी। एक बार तो दिल जोर से धड़का कि शायद दुश्मन ने मुझे देख लिया है, मगर चंद और गोलियां चलने के बाद इत्मीनान हो गया था कि दुश्मन तलाशी फायर कर रहे थे। छोटे दरख्त के तने के करीब पहुंचकर मैंने रस्सा दरख्त के तने से निकाले बगैर अपनी कमर से लपेटा और पत्थर के दाएं तरफ होने की कोशिश करने लगा। ढलवान पर पांव जमाने की जरा सी भी जगह नहीं मिल रही थी। इसी दौरान रोशनियां आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। मैंने चाकू से ढलवान के ऊपर छोटा सा गड्ढा बनाया और उसमें एक पांव रखकर हाथों को पत्थर की खुरदरी सतह पर जमा दिया और एहतियात से दूसरा कदम पत्थर के नीचे बनी हल्की सी दर्ज में देकर उसी कदम पर जोर देते हुए पत्थर की दूसरी जानिब पलट गया।
वहाँ चंद इंच के बकदर जगह मौजूद थी जहाँ मैं बमुश्किल खड़ा हो सकता था, लेकिन इसका फायदा ये था कि दुश्मनों की नजरों में आने से महफूज हो गया था। अगर दुश्मन नाले वाले दरख्त के तने को उबूर करके शाखों तक पहुंच जाते, फिर मैं उन्हें नजर आ सकता था। रस्सी चूंकि मटियाले रंग की थी और रात के वक्त इतनी आसानी से नहीं देखी जा सकती थी, इसलिए मैंने उसे खोलने की कोशिश न की। यूं भी रस्सी का बंधा रहना मेरी हिफाजत के लिए अजहद जरूरी था। थोड़ी देर बाद ही वो उस जगह पहुंच गए थे जहां से आगे सफर करना मुश्किल था। वो तेज रोशनी से नाले का जायजा लेने लगे। मेरी नजरें भी रोशनी के साथ नशेब की तरफ मुतवज्जे हो गई थीं। गहराई मेरे अंदाजे के मुताबिक 25-30 गज से कम न थी। मसला ये था कि नीचे उतरने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं पत्थर के अकब से सर निकालकर उन्हें बगौर देख रहा था। टॉर्च वाला जब उस ढलवान की तरफ रोशनी फेंकता तो मैं जल्दी से पीछे हो जाता, और यूं ही रोशनी का रुख तब्दील होता मैं दोबारा उन्हें देखने लग जाता। पानी के शोर की वजह से उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही थी। मैंने गिनती की, वो 10 आदमी थे। करीबन तमाम के हाथ में क्लैशनकोफें नजर आ रही थी। अचानक सबसे आगे खड़े शख्स ने क्लैशनकोफ सीधी की। नाल का रुख दरख्त की शाखों की तरफ था। यकीनन वो उस दरख्त की शाखों में मेरी गैर मौजूदगी की तस्दीक करना चाह रहा था। अगले ही लम्हे फजा क्लैशनकोफ की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। बदबख्त ने पूरी मैगजीन ही खाली कर दी थी। इसी खौफ की वजह से मैंने दरख्त की शाखों में छुपने से गुरेज किया था। वहां छुपने के लिए उन 2 दरख्तों के अलावा कोई जगह नहीं थी। अगली बारी उस छोटे दरख्त की आई जिसके तने से मेरी रस्सी बंधी थी। इस मर्तबा भी उसने पूरी मैगजीन ही खाली कर दी। क्लैशनकोफ पर आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली मैगजीन में 30 गोलियां आती हैं। ये काफी तेज रेट ऑफ फायर वाला हथियार है। अगर मुसलसल ट्रिगर दबाकर रखा जाए तो 1 मिनट में 700 से 800 राउंड फायर कर सकता है। चंद गोलियां उस पत्थर से भी टकराई थीं जिसके अकब में मैं मौजूद था। अलबत्ता वहां ढलवान इतनी खड़ी और मुश्किल थी कि किसी को शक भी नहीं हो सकता था कि कोई इस पत्थर के अकब में भी छुप सकता है। अचानक मेरी कमर से बंधी रस्सी ढीली हुई और साथ ही ये रूह फरसा इंकिशाफ हुआ कि किसी अंधी गोली ने रस्सी काट कर मेरे लिए मसाइल बढ़ा दिए थे। अब उस पत्थर के अकब से वापस दरख्त तक पहुंचना नामुमकिन नहीं तो दुश्वार तरीन जरूर बन गया था, क्योंकि जरा सी गलती मुझे नशेब यात्रा पर रवाना कर सकती थी। वहां से तो गहराई का सफर चंद गज मजीद बढ़ गया था। उन्होंने 2-3 मैगजीनें नशेब में भी खाली की। वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की कहावत का अमली मुजाहिरा पेश कर रहे थे। 15-20 मिनट के बाद उन्हें मेरे वहां न होने का यकीन हो गया। फिर सेट पर किसी से बात करके वो वापस मुड़ गए थे। रोशनियां लम्हा बलम्हा दूर होने लगी। एक खतरा तो टल गया था, लेकिन वहां से उतरने का मसला हुनूज बाकी था। रस्सी को कमर से खोलकर मैंने टूटी हुई जगह पर गांठ लगा ली, मगर उसे वापस दरख्त के तने तक फेंकना मुमकिन न था। पहले मैं दरख्त से नीचे था, इस वजह से तरकीब काम आ गई थी। अब दरख्त बिल्कुल मेरे मुतवाजी बल्कि कदरे नीचे था। रस्सी थैले में डालकर मैंने बूट और जुराबें भी उतार कर थैले में डाली। मोबाइल जलाकर कंटोप में उड़स लिया। नीचे उतरना मौत के दरवाजे पर दस्तक देने के मुतरादिफ था। चाकू से पहले की तरह पांव रखने की जगह बनाई। पत्थर के नीचे पांव देकर मैंने दूसरा पांव छोटे से गड्ढे में रखा और पत्थर की दर से पांव निकालकर उस मुख्तसर से गड्ढे में दोनों पांव रख दिए और दोनों हाथ दीवार की सीधी ढलवान से टेक दिए। इस हालत में बैठना मुमकिन न था कि पांव के लिए दूसरा गड्ढा बना सकता। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना तवाजुन बरकरार रखा हुआ था। लम्हा भर उसी हालत में रहकर मैं अपना रुख पहाड़ की ढलवान की जानिब रखे रखे बाएं जानिब मुमकिन हद तक झुका और चाकू की मदद से एक और गड्ढा बना दिया, जो पहले वाले गड्ढे से 1.5-2 फुट बुलंद और 2 फुट छोटे दरख्त की तरफ था। गड्ढा इतना चौड़ा जरूर था कि उसमें दोनों पांवों के पंजे समा सकें। सीधा खड़े होकर मैंने तवाजुन दुरुस्त किया और बायां पैर आहिस्तगी से आगे बढ़ाकर दूसरे गड्ढे में जमा दिया। वो ढलवान करीबन दीवार की तरह ही सीधी थी, इस वजह से मुझे तवाजुन बरकरार रखने में काफी दुश्वारी पेश आ रही थी। बायां कदम अगले गड्ढे में जमाकर मैंने दूसरा कदम भी धीरे से खिसकाकर अगले गड्ढे में रख दिया। इस दौरान अपने हाथ ढलवान में गड़े एक पत्थर पर जमा दिए जो 2-3 इंच उभरा हुआ था। उसी वक्त मुझसे एक हिमाकत सरजद हुई। मुख्तसर पत्थर की मजबूती जांचने को मैंने कदरे जोर से नीचे की तरफ खींचा, मगर पत्थर मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा कच्ची जगह पर गड़ा था। एकदम उखड़ कर मेरे हाथ में आ गया और उसके साथ ही मेरा तवाजुन बिगड़ा। बगैर लम्हा जाया किए मैं दोनों कदमों पर जोर देकर उछला। मेरे हाथ छोटे दरख्त के तने की तरफ बढ़े, मगर बजाय तने के एक जड़ मेरे हाथ में आई थी। मैंने उसे मजबूती से पकड़ लिया कि वो गैर अहम सी जड़ उस वक्त मेरी जिंदगी की जमानत थी।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस लेकर आते रहें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।